हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। 3 दिसंबर को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए थे 5 स्टेट्स के जिनमें इलेक्शन हुआ था। 10 दिन लग गए बीजेपी पार्टी को 3 स्टेट्स में मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने के वास्ते। बहुत मुश्किल हो गया था मुख्यमंत्रियों का नाम डिक्लेयर करना। मुझे उन ज्योतिषियों की बात याद आती है जो कहा करते थे कि 3 दिसंबर के बाद बीजेपी की असली सूरत सामने आएगी। बीजेपी एक हिल चुकी हुई पार्टी के रूप में सामने आएगी, और यही हुआ। आज मुझे लगता है कि वो ज्योतिषी अपने जगह ठीक ही बोल रहे थे। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ को छोड़ भी दो, छोटी स्टेट है। ये जो 2 बड़ी स्टेट्स हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर इतना वक्त क्यों लगा एक मुख्यमंत्री डिसाइड करने के वास्ते? क्योंकि मध्य प्रदेश में से मामा जी को साइड लाइन करना था। 17 साल से एक ही बंदा मुख्यमंत्री बनता आ रहा है। कहीं कल को मोदी साहब के वास्ते कोई चैलेंज ना खड़ा कर दे। मोदी साहब की सत्ता को कोई ललकारना ना शुरू कर दे, इस करके उसको साइड लाइन करना बड़ा जरूरी था। राजस्थान में महारानी को साइड लाइन करना जरूरी था, क्योंकि हो सकता है कल को मोदी साहब का विकल्प के रूप में लोग उसको देखना शुरू कर दें। या हो सकता है कि कल को मोदी साहब महसूस करें कि ये तो मेरी सत्ता को चैलेंज कर रही है। इस करके जैसा कि मोदी साहब का एक नियम है, अपने मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं होने देते, तो उन्होंने इन 3 स्टेट्स में ऐसा फार्मूला चला कि जो पुराने मुख्यमंत्रियों के चेहरे थे, या बहुत पुराने ऐसे चेहरे थे जो कि कल को मोदी साहब की सत्ता के वास्ते एक चैलेंज पैदा कर सकते थे, खड़ा हो सकते थे, उनको एक साइड कर दिया। वैसे ही जैसे 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े पुराने बूढ़े नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया था। अब इनको भी मार्गदर्शक मंडल में भेज रहे होंगे शायद। पर एक बात है, जो आदमी बिल्कुल नया है, पहली बार इलेक्शन जीता है, उसको तो ये भी नहीं पता कि असेंबली में सवाल कैसे पूछना है, किसी सवाल का जवाब कैसे देना है। और जब ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो ज़्यादा करके मोदी साहब या बीजेपी के वो लीडर जो अपने आप को भीष्म पितामह समझते हैं, उनकी निगरानी में रहेगा, अपनी मर्जी नहीं कर सकेगा। इस करके उसके ऊपर पूरा होल्ड रहेगा। उससे स्टेट का कितना नुकसान होता है, दैट इज़ अनदर थिंग। वो नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है, पर मेरी सत्ता को कोई चैलेंज कर दे, मेरे मुकाबले में खड़ा होने की कोई ज़रूरत करे, या कुछ ऐसे एरियाज़ के इलाकों के मुख्यमंत्री, बड़े चेहरे जो कल को मेरी सत्ता को चैलेंज कर सकें, उनको साइड लाइन करना बड़ा ज़रूरी था। इस हिसाब से देखा जाए तो वो ज्योतिषी जो कहा करते थे कि बीजेपी अब आने वाले समय में कमज़ोर होती हुई एक पार्टी बन जाएगी,
सचमुच ही कमज़ोर होती हुई पार्टी है। और दूसरी बात, बड़ी बातें उठी है इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद से कि इस बार भी बीजेपी की जीत उसकी अपनी मेहनत की वजह से नहीं हुई है, अपितु उनकी जीत के पीछे ईवीएम का हाथ है। अगर ये बात सच मान ली जाए तो निश्चय ही बीजेपी एक बहुत कमज़ोर पार्टी है, जिसको जीत के वास्ते अपना सारा स्टाफ लगा देना पड़ता है, अपने बड़े बड़े नेता झोंक देने पड़ते हैं, और जिसको जीतने के वास्ते हर एक हरबा अपना लेना पड़ता है। ऐसा तो इस सारे ड्रामेबाजी से जो कि 10 दिन चला, 10 दिन लग गए मुख्यमंत्रियों के नामों को डिक्लेयर करने के वास्ते। मैं ये समझा कि बीजेपी सचमुच एक कमज़ोर पार्टी, सिर्फ एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है बीजेपी। जो कुछ आदमी चाहता है, मोदी साहब जो कुछ चाहते हैं उसके हिसाब से किया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मोदी साहब के बाद यह पार्टी बिना लीडरशिप के पार्टी हो जाए। हो सकता है ऐसे, जब किसी दूसरे को काम करने का मौका ही नहीं देना, और जब मौका मिले काम करने का तो वो आदमी निकम्मे हो और काम ही ना कर सके, तो ये एक ऐसी पार्टी होगी ना जो बिना लीडरशिप के। इस वक्त मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में देश की परवाह किसी को नहीं है, देश की तरक्की की परवाह किसी को नहीं है। परवाह है तो सिर्फ ये कि किस तरीके से मेरी सत्ता आने वाले 10-20 साल तक बनी रहे, तब तक बनी रहे जब तक कि मैं जिंदा हूँ। और शायद यही सोच के ये सारी चालें शतरंज की चली जा रही है। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को, हिंदुस्तानी नहीं कहना, ये कहते हैं हिंदुस्तान एक गलत लफ्ज़ है, देश की परवाह ज़्यादा करनी चाहिए। इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि अगर ये लीडर ना रहा तो देश का क्या होगा। जब ये भाई साहब नहीं थे तब देश ज़्यादा अच्छा था, तब देश ज़्यादा सुखी था, और जब ये नहीं होगा मेरी गारंटी है देश तब और ज़्यादा सुखी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।